क्या हो अगर आसमान से अचानक एलियन द्वारा कई आग के गोलों के साथ पृथ्वी पर हमला हो। यहाँ तक कि एलियन एक ही झटके में ध्यानोस की तरह आधी आबादी खत्म करने की सोच रहे हो। इस सब की शुरुआत होती है दो एस्ट्रोनॉमर से, जो अचानक एक विदेशी सभ्यता से आ रहे सिग्नल का पता करते हैं। किसी की भी प्रतीक्षा किए बिना डॉक्टर कैथरीन ने म्यूजिक के जरिए वापस भेजकर सिग्नल का जवाब दिया। इसके बाद ही उन्होंने घटना की रिपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट को फोन किया। कैथरीन ने सोचा कि इससे उसे प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन इसके बजाय उसे उच्च रैंकिंग अधिकारियों से कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। बाद में अधिकारियों ने कैथरीन से सिग्नल पर उसकी प्रतिक्रिया के बारे में हर विवरण के बारे में पूछताछ की। कैथरीन ने बताया कि उसने केवल कुछ सेकंड के संगीत को एनकोड किया था और उसे उन्हें भेज दिया था। उसका मानना था कि म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अधिकारी इस बात से चिंतित हुए बिना नहीं रह सके कि उसकी इस हरकत से पृथ्वी पर क्या परिणाम हो सकते हैं। कुछ लोगों ने अज्ञात सिग्नल को खतरा मानने का भी सुझाव दिया, लेकिन यह महज एक खतरा नहीं था, यह एक आने वाली तबाही थी। उस रात लैब में जहां कैथरीन काम करती थी, उसने पृथ्वी के वायुमंडल के आसपास दिखाई देने वाली लगभग 2500 अज्ञात वस्तुओं का पता लगाया, और वे 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर आ रहे थे। देखते ही देखते मकान जोर जोर से हिलने लगे। लड़के को लगा कि यह भूकंप है। उसने अपनी माँ को बुलाया और बाहर भाग गया। कुछ ही सेकंड में वह गोले पृथ्वी के वातावरण में आ गए थे। उसी समय एमिली नाम की एक अंधी लड़की ने अपनी मां सारा को भयभीत करते हुए अपने हाथों को हवा में उठाया, लेकिन उसकी मां ने तुरंत उसे वापस घर के अंदर खींच लिया। मॉनिटरों के अनुसार अज्ञात वस्तुएं पृथ्वी से टकराने से केवल 10 सेकंड दूर थीं। तैयारी के लिए समय न होने के कारण वे सब लोग अपने दिमाग में सेकंड गिनने लगे थे। जैसे ही वस्तुएं टकराईं, बड़े पैमाने पर विस्फोट हुए और दुनिया भर के अधिकांश क्षेत्रों को इसी तरह के हमलों का सामना करना पड़ा। तब कर्नल मोकरानी ने खतरे वाले क्षेत्रों को हर 10 मिनट में अपडेट रिपोर्ट देने का आदेश दिया। जल्द सरकार ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी, स्कूल बंद कर दिए गए और सभी उड़ानें रोक दी गईं। कुछ अधिकारी अपने परिवारों को बंकरों में छिपने के लिए ले गए थे। अज्ञात वस्तुओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए इंसानों ने लैंडिंग स्थल पर एक टीम भेजी, जहां उन्हें न्यूक्लियर एडिशन का कोई संकेत नहीं मिला और न ही केमिकल और बायोलॉजिकल टेस्ट सकारात्मक आए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक गोलाकार वस्तु से निकलने वाली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का पता चला। सबसे पहले कैथरीन ने अनुमान लगाया कि ये वस्तुएं शायद एलियन की पृथ्वी पर की गई जांच थी और इनसे कोई वास्तविक खतरा नहीं था। लेकिन मोकरानी ने बताया कि न केवल उनकी संख्या बहुत अधिक थी, बल्कि उन सभी ने घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया है। अब ये सुनकर कैथरीन बहुत चिंतित हो गई। उसने तुरंत अपनी बहन सोफिया को फोन किया ताकि पता चल सके कि वह सुरक्षित है या नहीं। कैथरीन ने उससे उसकी लैब में जाने के लिए कहा जहां वह काम करती थी। अपनी बहन की आवाज में डर सुनकर सोफिया ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गई। इस बीच यूके में जॉनथन ने अपनी पत्नी सारा को फोन किया और उसे अपने पिता के यहाँ जाने के लिए कहा। इसी के साथ उन्होंने उनके साथ ब्रिटेन से फ्रांस लौटने का वादा किया। बिल नाम का आदमी, जो एक जीव विज्ञानी है, वह कहीं नहीं जाना चाहता। उन्होंने अपने कार्यालय में वापस जाने और इन एलियन हमलों पर शोध करने की योजना बनाई, ये पता लगाने के लिए कि वे क्या करना चाहते थे। पता चलता है कि एलियंस को ह्यूमन न्यूरोसाइंस गहरी समझ थी। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड तीव्र होता जाएगा, इंसान के मस्तिष्क में न्यूरॉन सक्रिय हो जाएंगे, जिससे इंसानी मस्तिष्क में रक्तस्राव होने के साथ उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। अब बस जीवित रहने के लिए मनुष्यों को छिपने की जरूरत थी, धातु के कंटेनरों वाले गुप्त स्थानों में या गहरे भूमिगत बंकरों में। डैन ने तुरंत ये जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। हालांकि रेचेल ने बताया कि यह सिर्फ एक सिद्धांत था, वे सरकारी अलर्ट जारी नहीं कर सकते थे। फिलहाल उन्हें वैज्ञानिकों द्वारा अपना शोध पूरा करने का इंतजार करना होगा। लेकिन डैन आराम से बैठने को तैयार नहीं था। उन्होंने गुप्त रूप से सरकारी वेबसाइट पर एक इमरजेंसी अलर्ट चेतावनी पोस्ट की, जिसमें लोगों को एलियंस द्वारा हमला शुरू करने से पहले छिपने की चेतावनी दी गई। ये संदेश तेजी से फैल गया और दुनिया भर में वायरल हो गया। जब लोगों ने भागने की कोशिश की तो अफरा तफरी मच गई। जॉनथन ने रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए एक टैक्सी ली। वह फ्रांस लौटने और अपनी पत्नी सारा के साथ फिर से मिलने की योजना बना रहा था। इस बीच फ्रांस में सारा अपने 2 बच्चों के साथ गाड़ी चलाकर जॉनथन की ओर जा रही थी, जहां उन्हें एक साथ मिलना है। पिछली सीट पर टॉम ने घबराकर ऊपर देखा और देखा कि आसमान में अजीब सी लहरें बन रही हैं। कुछ लोग उत्सुक थे और उन्होंने अपने सेल फोन से तस्वीरें भी लीं। कैथरीन ने बताया कि यह घटना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्षेत्र के तीव्र होने और वातावरण को बाधित करने के कारण हुई थी। कैथरीन की बहन सोफिया भी लैब की ओर जा रही थी, लेकिन सड़कें कारों से भरी हुई थीं, जिससे उसका रास्ता ब्लॉक हो गया। चिंतित होकर कैथरीन ने अपनी बहन को फोन किया और उसे तुरंत किसी बंकर में छिपने को कहा और चेतावनी दी कि पृथ्वी पर हमला होने वाला है। इससे पहले कि कैथरीन अपना वाक्य पूरा कर पाती, फोन सिग्नल बंद हो गया और उसकी कंप्यूटर स्क्रीन टिमटिमाने लगी। जब सोफिया ने कार से बाहर निकलकर दूर की ओर देखा तो वह ये देखकर भयभीत हो गई कि कारों की हेडलाइट्स अजीब तरह से उसकी दिशा में बुझती हुई जा रही थीं।
खतरे को भांपते हुए सोफिया विपरीत दिशा में जितनी तेजी से दौड़ सकती थी दौड़ने लगी। जॉनथन रेलवे स्टेशन जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पानी में गिर गया। जैसे ही लाइटें बुझी, मोकरानी ने कैथरीन को एक भूमिगत बंकर में खींच लिया। सारा अपने 2 बच्चों के साथ मेट्रो स्टेशन में पहुंची जो जमीन के अंदर था। बिल ने अपनी पत्नी हेलेन को एक लिफ्ट में चलने को कहा, लेकिन जब बचे हुए लोग अंततः वापस सतह पर आए तो वे ये देखकर भयभीत हो गए कि जिन लोगों ने समय पर खुद को नहीं छुपाया वे मर चुके थे। घटना के बाद डॉक्टर कैथरीन ने गार्ड सैनिकों से झूठ बोला और दावा किया कि वह सैटेलाइट की जांच करने के लिए बाहर जा रही थी, लेकिन वास्तव में वह अपनी बहन की तलाश कर रही थी। सब कुछ होने से पहले उसने अपनी बहन सोफिया को फोन किया था और कहा था कि वह उस लैब में जाए जहां वह काम करती थी, लेकिन सोफिया का कोई संकेत नहीं मिला था। जैसे ही कैथरीन पहाड़ की तलहटी में पहुंची, उसने 4 वैज्ञानिकों को जो लैब में उसके साथ काम करते थे वह उनकी कार में मरे हुए पाए गए। सड़क कारों और मानव लाशों से भरी पड़ी थी। कैथरीन ने कई बार अपनी बहन का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसकी नज़र सोफिया की छोटी लाल कार पर पड़ी। उसने खिड़की से मुंह दबाकर ध्यान से देखा, लेकिन सोफिया अंदर नहीं थी। जैसे ही वह मुड़ी, कैथरीन का दिल टूट गया, लेकिन जब कैथरीन ने शव को पलटा तो उसका दुख राहत में बदल गया। ये सोफिया नहीं थी। तब आखिरकार कैथरीन ने राहत की सांस ली। वह अपनी खोज फिर से शुरू करते हुए पहाड़ से नीचे उतरती रही। अचानक उसे नीचे खड्डे से मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ झिझक के बाद कैथरीन ने एक मौका लेने और जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर गई, उसे एक छोटी बच्ची लावारिस हालत में मिली। उनकी बातचीत के माध्यम से कैथरीन को पता चला कि लड़की अपने माता पिता से अलग हो गई थी और अब उसके माता पिता पहले ही मर चुके होंगे। बच्चे के लिए खेद महसूस करते हुए कैथरीन ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वे शहर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। तभी कई सैनिक दौड़ पड़े और कैथरीन और लड़की के मुंह और नाक बंद कर दिए। कैथरीन ने पीछे मुड़कर देखा, यह मोकरानी था। यह महसूस करने के बाद कि कैथरीन लैब छोड़ चुकी है, उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित मोकरानी उसे ट्रैक करने के लिए कुछ सैनिकों को लेकर आया था। मोकरानी का इरादा उन्हें सीधे लैब में वापस लाने का था, लेकिन कैथरीन ने अपनी बहन सोफिया को खोजने पर जोर दिया। तब मोकरानी भी ये देखने के लिए उत्सुक था कि एलियन हमले के बाद शहर कैसा दिखता है, इसलिए वह उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गया। लेकिन जाने से पहले मोकरानी ने कैथरीन को उसके आदेशों का पालन करने की चेतावनी दी। दूरबीन के माध्यम से उन्होंने कुछ जीवित बचे लोगों को एक सुपरमार्केट को लूटते हुए देखा और कैथरीन ने अनुमान लगाया कि उसकी बहन उनमें हो सकती है। लेकिन जब समूह सुपरमार्केट में पहुंचा तो वहां एक भी जीवित व्यक्ति नजर नहीं आया, बस जमीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। मोकरानी एक सैनिक को खून के निशान का पीछा करने के लिए ले गया, जबकि अन्य वहीं रुके रहे। खून उन्हें एक गोदाम तक ले गया और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वे ये देखकर भयभीत हो गए कि जिन जीवित बचे लोगों को उन्होंने पहले देखा था वे सभी मारे गए थे। तभी बाहर गोलीबारी शुरू हो गई और एक सैनिक के सिर में तुरंत गोली लग गई। वे छत की ओर मुड़े और एक अजीब प्राणी को देखा। सैनिकों ने गोलियां चलाईं। गोलियों की तेज आवाज हवा में गूंज उठी। तब कैथरीन और लड़की समूह से अलग हो जाती हैं और सुपरमार्केट में छिप जाती हैं। जब मोकरानी गोदाम से लौटे तो उन्होंने अपने 2 और सैनिकों को गोली लगते देखा। वे कुछ समय से गोलीबारी कर रहे थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे बस हवा में गोली चला रहे हैं, क्योंकि प्राणी को एक भी गोली नहीं छू रही है। तब मोकरानी ने अपने आदमियों को गोला बारूद सुरक्षित रखने का आदेश दिया। लेकिन तभी मोकरानी ने देखा कि कैथरीन और लड़की चले गए थे। जैसे ही वे भागे, कैथरीन लड़खड़ा गई और लड़की से अलग हो गई। जब वह पीछे मुड़ी तो उसे एक शेल्फ के पीछे एक अजीब आकृति छिपी हुई दिखाई दी। सौभाग्य से मोकरानी और उसके लोग घुस आए, गोलीबारी की और जीव को मार डाला। जब कैथरीन अपने पैरों पर वापस खड़ी हुई तो उसे एहसास हुआ कि लड़की कहीं नहीं मिली। पता चलता है कि लड़की एक रेफ्रिजरेटर के अंदर छुपी हुई थी। जैसे ही उसने ढक्कन बंद किया, प्राणी ने उसे देख लिया। अब जैसे ही ढक्कन धीरे धीरे खुला और अगले ही पल उसकी चीख हवा में गूंज उठी। मोकरानी और उनकी टीम ने इलाके की तलाशी ली और एक सैनिक को लड़की फ्रिज के अंदर मिली, लेकिन उसके सिर में गोली लगी थी और वह मर चुकी थी। तब लड़की की दुखद मौत देखकर कैथरीन दुख में चली गई। इस घटना के बाद मोकरानी ने फैसला किया कि उन्हें तुरंत लैब में लौटने की जरूरत है। एक सैनिक की गर्दन में गोली लग गई और उसे अपने साथियों की मदद से वापस जाना पड़ा। तब वापस आते ही उन्होंने घायल सिपाही का इलाज शुरू कर दिया। पर कुछ ही समय बाद मोकरानी गंभीर समाचार लेकर कैथरीन के पास पहुंच गया। सैनिक की खून की कमी से उसकी मृत्यु हो गई थी। ये सुन वह पछतावा करने लगी। यदि उसने अपनी बहन को खोजने के लिए लैब छोड़ने पर जोर नहीं दिया होता तो वह लड़की और सैनिक अभी जिंदा होते। मोकरानी ने कैथरीन को समझाने की कोशिश की और कहा कि यह उसकी गलती नहीं है। यहाँ उन्हें संदेह था कि एलियंस किसी विशेष चीज के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित हुए हैं। तभी रेडियो एक एलियन सिग्नल के साथ गूंजा जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। यह एक संगीत की तरह लग रहा था। ये सुन कैथरीन भयभीत हो गई। ये वही संगीत था जो उसने एलियंस को भेजा था।
उस क्षण उसे एहसास हुआ कि पूरी तबाही उसके द्वारा भेजे गए संगीत के कारण हुई थी। तब अपने आप को कोसते हुए उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मोकरानी ने देखा कि कैथरीन के साथ कुछ गड़बड़ है और वह उसकी जांच करने के लिए आया। अब कैथरीन भी अब अपनी गलती छिपाना नहीं चाहती थी। इस बीच बिल को अपनी पत्नी हेलेन मिली और आपदा आने से पहले वह एक लिफ्ट में चले गए थे। घटना के बाद बिल खिड़की से बाहर देखता है और पूरी सड़क पर लाशें देखता है। अपने बेटे डैन की सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर उन्होंने अपना बैग पैक किया और कुछ खाना लिया। फिर उस सैन्य अड्डे पर जाने की योजना बनाई जहां डैन काम करता था। लेकिन उनके बाहर आते ही उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अनगिनत सैनिक मरे पड़े थे, उनके सिर धारदार हथियारों से काटे गए थे और बंकर का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया था। ये स्पष्ट था कि उनके वहां पहुंचने से पहले ही बेस पर किसी जीव ने हमला कर दिया था। पता चलता है 1 घंटे पहले ही डैन का अन्य सैन्य ठिकानों से संपर्क टूट गया था। उन्हें संदेह था कि उन पर एलियन जीवों ने हमला किया है और उन्होंने रेचेल को स्थिति की सूचना दी। जवाब में उच्च अधिकारियों ने 2 विशेष बल के सैनिकों को जांच के लिए भेजा। वे पूरी तरह से सशस्त्र थे, गैस मास्क पहने हुए थे और सबसे उन्नत हथियारों के साथ थे। उन्होंने सोचा कि वे किसी भी चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे ही दोनों सैनिक बंकर से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि कुत्ते जैसी कोई चीज उनकी ओर दौड़ रही है। तभी अचानक देखते ही देखते एक सिपाही के सिर में गोली लग गई। अचानक हुए हमले से घबराया हुआ दूसरा सैनिक पीछे मुड़ा और दरवाजा जोर जोर से पीटते हुए वापस बंकर की ओर भागा। पर अंदर मौजूद गार्डों को पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहरी जीव अंदर घुस गए और कुछ ही सेकंड में बंकर को नष्ट कर दिया गया। जैसे ही वे बंकर में दाखिल हुए, उन्होंने पाया कि पूरा बंकर सैनिकों के शवों से भरा पड़ा है। ये दृश्य भयानक था और वे अब डैन के बारे में चिंतित हो गए। उन्होंने डैन का नाम पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उन्होंने एक धातु के दरवाजे के पीछे एक तेज आवाज सुनी, जिससे वे चौंक गए। ये सोचकर कि शायद डैन अंदर फंसा होगा, उन्होंने साहस जुटाया और दरवाजा खोलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वहीं कुत्ते जैसा जीव उस पर टूट पड़ा। उसने कुछ ही सेकंड में बिल को अपने नीचे दबा लिया। अजीब रोबोट जैसा दिखने वाला जीव। इससे पहले कि वह बिल की खोपड़ी को छेद देता, हेलेन ने एक मशीन गन पकड़ ली और जीव पर गोली चला दी। तुरंत जीव मौके पर ही मारा गया और उन दोनों ने राहत की सांस ली। उन्हें जल्द ही पता चला कि बंकर में अन्य लोग भी जीवित बचे हैं। बातचीत से उन्हें पता चला कि वह महिला डैन की कमांडिंग ऑफिसर रेचेल थी। उसने हमले के दौरान डैन को बंकर से बाहर एक स्क्वाड को लीड करते देखा था। ये जानकर अभी भी उम्मीद की किरण बाकी थी कि डैन जीवित हो सकता है। हालांकि रेचेल तबाह हो गई थी। इस संकट में उनके 2 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई थी। एलियन हमला शुरू होने से पहले रेचेल अपने 2 बच्चों को ये सोचकर बंकर में ले गई थी कि वे संकट से सुरक्षित रहेंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आपदा इतनी जल्दी आ जाएगी। रेचेल ने रोते हुए बिल से उसके बच्चों को दफनाने में मदद करने की विनती की। विनती नहीं बल्कि इंसानियत के नाते बिल ने फावड़ा उठाया और बंकर के बाहर एक छोटी सी कब्र खोदी। लेकिन जब वह बच्चों के शव लेने के लिए लौटा तो उसने देखा कि रेचेल अब बंदूक पकड़े हुए है। तब उसने बिल और हेलेन से उसे अपने बच्चों के साथ दफनाने के लिए कहा। हेलेन मना करना चाहती थी, लेकिन एक माँ होने के नाते वह रेचेल के दर्द को गहराई से समझ सकती थी। रेचेल और उसके 2 बच्चों को दफनाने के बाद बिल ने अपना ध्यान कुत्ते जैसे दिखने वाले जीव पर लगाया। तब उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। ये पता चला कि यह जीव मनुष्यों की तरह ही मांस और रक्त से बने थे। बिल ने लंबे समय तक जीव की जांच की, लेकिन ये पता नहीं लगा सका कि इसने मनुष्यों पर हमला करने के लिए रोबोटिक एक्सोस्केलेटन को कैसे नियंत्रित किया। तब उसने चिपचिपे भीतर गोलाकार वस्तु को छुआ, जिससे जीव का पैर तुरंत उठ गया। इस अजीब दृश्य ने बिल को चौंका दिया। उसने सोचा कि यह जीव फिर से जीवित हो चुका है, लेकिन जैसे ही बिल ने उसे छूना बंद किया, पैर वापस नीचे गिर गया। जीव विज्ञान के अपने असामान्य ज्ञान के साथ बिल ने अनुमान लगाया कि अंदर का जीव असली था और उसमें किसी प्रकार का नर्वस सिस्टम भी मौजूद है। फिर भी इसके बाहरी स्वरूप से ऐसा लगता था कि यह जीव इस एलियन सिविलाइजेशन में सबसे निचले स्तर के प्राणी हैं। अब बिल चिंता करने लगा, क्योंकि अगर इस सभ्यता के एडवांस जीव अगर पृथ्वी पर कदम रखेंगे तो क्या होगा। गए थे। अब सारा और उसके 2 बच्चे इस संकट से बाल बाल बचने के लिए मेट्रो स्टेशन में चले गए थे, जो जमीन के नीचे है। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने सड़कों पर लाशें देखी। इस दृश्य ने टॉम को भयभीत कर दिया। हालांकि एमिली अंधी थी, फिर भी उसे अपनी मां सारा के तनाव के कारण खतरे का एहसास हुआ। अपनी बेटी को समझाते हुए कि सब कुछ ठीक है, बाद में सारा अपने पति जोनाथन से मिलने के लिए गाड़ी निकालने लगी। लेकिन जैसे ही उसने कार शुरू की, उसे एहसास हुआ कि वह शुरू नहीं हो सकती है। संकट के कारण न केवल बिजली और इंटरनेट ठप हो गया था, बल्कि कारों ने भी काम करना बंद कर दिया था। कोई अन्य विकल्प न होने पर उन्होंने एक पुराने अस्पताल में जाने का फैसला किया, जहां कई अन्य जीवित बचे लोग आए हुए थे। ऐश नाम का एक लड़का उन्हें तहखाने में ले गया, जहां दर्जनों शिशु लेटे हुए थे, जिनमें से सबसे छोटा केवल कुछ घंटों का था।
ऐश ने अफसोस के साथ सारा और अन्य लोगों को बताया कि सभी बच्चों के माता पिता संकट में मर गए थे। तब उन्होंने पूछा कि क्या वे बच्चों की देखभाल में मदद के लिए रुक सकते हैं। अंधी होते हुए भी एमिली का हृदय अन्य लोगों की तुलना में अधिक दयालु था। इस कहानी में एमिली भी एक अहम किरदार थी। वह अक्सर परग्रहियों के संकेत सुन सकती थी और इस बार यह संकेत तीव्र था, इतनी तीव्र कि उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। उस रात एमिली एक बार फिर अजीब संकेत से जाग गई। उसे लगा कि यह आवाज पास ही है और साहस जुटाकर वह जांच करने के लिए बाहर चली गई। अब यही वह क्षण था जब एमिली को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी अंधी आंखें अचानक देख सकती हैं। तब वह फूट फूट कर रोने लगी और तुरंत अपनी मां सारा को बताया। लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, उन्होंने बाहर दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज सुनी। खतरे को भांपते हुए ऐश ने तुरंत सभी को तहखाने में वापस जाने का आग्रह किया और उसे 2 बंदूकें मिली। तब करीम ने बारी बारी से निगरानी करने का फैसला किया। लेकिन जब एमिली ने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि अनगिनत 4 पैरों वाले रोबोट पहले से ही अस्पताल को घेर चुके थे। नीचे करीम जो अपनी बंदूक के साथ पहरा दे रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया कि वह जीव पहले ही अंदर पहुंच चुके हैं। नीचे निगरानी करते समय करीम को प्यास लगी। उसने पानी के कुछ घूंट पिए और तभी उसे दरवाजे से अजीब आवाजें सुनाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के करीम ने अपनी बंदूक पकड़ ली और बचाव के लिए तैयार हो गया। घबराकर करीम को तुरंत छिपने की जगह मिल गई। जैसे ही वह जीव उसके पास से गुजरे, उनके दूर चले जाने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। करीम ने उसका बैग पकड़ लिया और अस्पताल से भागने वाला था कि वह एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर दूसरों को जगाने और एक साथ भागने का फैसला उसने किया। करीम ने सबसे पहले सारा को जगाया और उससे दूसरों को जगाने को कहा। फिर करीम ऐश को खोजने के लिए तहखाने में गया, लेकिन वह वहां नहीं था। बच्चों को अभी भी वहां देखकर करीम के मन में दया आई, लेकिन वह उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सका। इसके बजाय दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उस समय ऐश सो रहा था। तब उसने अचानक बच्चों के रोने की आवाज सुनी। जब वह जांच करने के लिए बाहर गया तो उसकी मुलाकात करीम से हुई। स्थिति को तुरंत समझने के बाद ऐश ने फैसला किया कि उसे बच्चों को बचाने जाना होगा। जल्द अस्पताल में अराजकता फैल गई थी और जीवित बचे लोगों पर कुत्ते जैसे जीव द्वारा हमला किया गया। एक महिला अपने घायल पैर को घसीटते हुए हमले से बच रही थी, लेकिन प्राणी ने एक ही पंजे से उसे मार डाला। जैसे ही ऐश बच्चों को बचाने के लिए तहखाने में घुसा, उसका सामना उसी प्राणी से हो गया। लेकिन सौभाग्य से करीम ने ठीक समय पर उसे वापस खींच लिया। एमिली प्राणियों के संकेतों को समझ सकती थी और आवाज से वह जानती थी कि वे ठीक उनके सामने थे। इससे पहले कि वे दूर जाते, एक प्राणी ठीक उनके सामने आ गया। उनके पास अब पीछे छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक पल में प्राणी की परछाई उनके सामने प्रकट हुई। उसका सिर बाहर झांक रहा था। यदि वे अब भी और वहां रुके, प्राणी निश्चित रूप से उन्हें ढूंढेगा और मार डालेगा। लेकिन ठीक समय पर एक बच्चे के रोने की आवाज ने प्राणी को उनसे दूर खींच लिया। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वे अस्पताल से भाग निकले, लेकिन इससे पहले कि वे दूर जा पाते, उन्हें कई बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। ऐश बच्चों को पीछे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने सारा और अन्य लोगों से उन्हें बचाने के लिए अपने साथ वापस आने को कहा। जब कोई नहीं माना तो ऐश ने फैसला किया कि वह अकेले ही वापस जाएगा। तब करीम ने ऐश को पकड़ लिया और उससे कहा कि वह मौत के जाल में जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राणी लौटने से पहले बच्चों का सुरक्षित होने तक इंतजार करना चाहिए। तब सारा ने उनसे जल्दी चलने को कहा। वे अभी निकले ही थे कि तहखाने का दरवाजा जहां बच्चे थे वह जोर जोर से हिलने लगा। कुछ क्षण बाद एक प्राणी अंदर चला गया। उन सभी को उम्मीद थी कि बच्चों को मार दिया जाएगा। हालांकि जब ऐश और करीम वापस लौटे तो वे ये जानकर भयभीत हो गए कि सभी बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कहीं और लड़का साचा एक बुजुर्ग के खोने का शोक मना रहा है। तभी उसे अचानक एक भयानक आवाज सुनाई देती है जो और भी तेज होती जा रही है। जैसे ही वह बाहर आंगन में कदम रखता है, उसे एक गहरा गड्ढा दिखता है जिसके केंद्र में एक अजीब सा गोला है। उसे अंदर से आवाज आ रही थी जैसे कोई चीज उसे बुला रही हो। ये पता चला है कि साचा और एमिली वे दोनों एलियन संकेतों को सुन सकते हैं। जब से संकट शुरू हुआ, कैथरीन इन संकेतों पर रिसर्च कर रही है। तब उसे यह समझ आता है कि यह संकेत एक निश्चित स्थान से आ रहे हैं। उनका मानना है कि उन्हें ट्रैक करके वे खुद एलियंस को ढूंढ सकते हैं। हालांकि सिग्नल के सटीक स्थान को पता करने के लिए उन्हें रिफ्लेक्टर की आवश्यकता होती है। मोकरानी जल्दी से सभी लैब के रिफ्लेक्टरों को जोड़ने के लिए एक टीम बुलाता है। बार बार स्कैन और गहन जांच के बाद कैथरीन सिग्नल का पता लगाने में सफल होती है। पता चलता है कि स्थान पास की घाटी में है। ये समझने के लिए कि एलियंस पृथ्वी पर हमला क्यों कर रहे हैं, कैथरीन ने मोकरानी को जांच के लिए एक छोटी टीम का नेतृत्व करने के लिए कहा और जोर देकर कहा कि वह उनके साथ चले। उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित मोकरानी ने कैथरीन पर बुलेट प्रूफ जैकेट डाल दिया। कुछ सैनिकों को पीछे छोड़ने के बाद वे लैब से चले जाते हैं। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, मोकरानी सभी को रुकने का आदेश देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उनका पीछा कर रही है।
फिर भी वे आगे दिखाई देने वाले प्राणी पर ध्यान देने में विफल रहते हैं। उस क्षण कैथरीन ने अपना चेहरा छुआ और देखा कि यह खून है। पलक झपकते ही उसके बगल में खड़ा एक सैनिक मारा जाता है। पता चलता है उन पर प्राणियों ने हमला किया है। इस महत्वपूर्ण क्षण में कैथरीन गिर जाती है। सदमे में वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है। मोकरानी को कैथरीन की देखभाल करने के साथ साथ प्राणी से भी लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रात होने तक वे लगातार प्राणी द्वारा पीछा करने से बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन घायल सैनिक पेट में दर्द से चिल्लाते हुए पहले ही मर रहा था। सैनिक का मुंह दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये देखकर कैथरीन भावनात्मक रूप से टूट जाती है और उन्हें तुरंत लैब में लौटने का सुझाव देती है। अब ये सुनकर मोकरानी लगभग अपना आपा खो देता है। एलियंस को ढूंढना उसका विचार था और अब भागना भी उसका विचार है, लेकिन इतनी दूर आने के बाद पीछे मुड़ना उसके बस में नहीं है। जब वे अंततः सिग्नल के सोर्स तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त शिप और मलबा मिलता है। कैथरीन पूरी तरह से भ्रमित है, ये सोचकर कि आखिर इन पर किस चीज ने हमला किया था। फिर उसने मलबे के बीच अनुमान लगाते हुए बताया कि यह एलियंस का असली रूप हो सकता है। हालांकि अब वह पहचान में नहीं आ रहा है क्योंकि इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। जैसे ही कैथरीन इसकी जांच करने की तैयारी करती है, उसके पीछे एक भयानक शोर गूंजता है। एक प्राणी अचानक उसके पीछे आता है, लेकिन वह उस पर हमला नहीं करता है। इसके बजाय वह दूसरी दिशा में चला जाता है। इस समय ये जीव बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर उधर घूम रहे थे, जो कैथरीन और अन्य सैनिकों को देख नहीं सकते थे। तब मोकरानी ने अनुमान लगाया कि शायद दुर्घटना के दौरान प्राणी का संतुलन बिगड़ गया हो, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान था। प्राणी की जांच करते हुए उन्होंने दूसरे बड़े शरीर की खोज की। हालांकि इसकी सतह इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि इसका रूप पहचाना नहीं जा सका। और तभी कुछ सैनिकों ने एक प्राणी को पकड़ लिया। इस बीच एक गर्भवती महिला को प्राणी कहीं पर घसीटते हुए ले जा रहा था। कुछ दूर तक घसीटे जाने के बाद उस महिला को पास की नदी में बेरहमी से मार दिया गया और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को बेरहमी से निकाला गया। पता नहीं मानव बच्चों पर यह प्राणी इतने केंद्रित क्यों थे, उनका उद्देश्य क्या था। ये पता लगाने के लिए बिल ने प्राणी की लाश को स्टडी करना शुरू किया। इसके सिर पर उन्होंने एक अजीब गोलाकार अंगूठी की खोज की। इसका स्ट्रक्चर ये किसी प्रकार के रिफ्लेक्टर या शायद स्कैनर जैसा दिखता था। बिल ने अनुमान लगाया कि यह जीव ह्यूमन जीन्स को स्कैन कर रहे थे। एलियन सिग्नल के सोर्स का पता लगाने के बाद मोकरानी और अन्य सैनिक लैब में लौट आए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनकी नजर एक महिला पर पड़ी। जब कैथरीन ने महिला के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा तो वह बहुत खुश हुई। यह उसकी बहन सोफिया थी। पता चला कि विनाश से पहले सोफिया एक गुफा में छिप गई थी। जब वह अंततः वापस लौटी तो उसने पाया कि सड़क पर सभी लोग मर चुके थे। लैब के रास्ते में सोफिया को एक आरवी मिली। उसने कुछ भोजन इकट्ठा करने की योजना बनाई, लेकिन इसके बजाय उसने कुछ देर बाद थियो नाम के एक लड़के को बचा लिया। रास्ते में उन पर प्राणी द्वारा भी हमला हुआ। तब उस क्षण में सोफिया ने थियो को एक केबल कार में धकेल दिया और उसे चुप रहने के लिए कहा, जबकि वह प्राणी का ध्यान भटकाने के लिए बाहर भागी। जैसे ही प्राणी उसकी तरफ गया, सोफिया हमले से बचने के लिए घबराकर पास की एक टावर पर चढ़ गई। लेकिन तभी थियो ने केबल कार से आवाज लगाई और प्राणी को वापस अपनी ओर आकर्षित किया। थियो की रक्षा के लिए सोफिया ने फिर से प्राणी को लुभाने की कोशिश करते हुए रेलिंग को लगातार हिलाया। तभी अचानक उसने गोली चलने की आवाज सुनी। ये पता चला कि एक महिला ने थियो को बचाते हुए प्राणी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में इनेस उन्हें एक छिपे हुए शेल्टर में ले गई, जहां जीवित बचे लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ था। हालांकि खाना भी बहुत कम था और मेडिकल सप्लाईज भी कम हो रही थी। उनकी मदद के लिए शुक्रिया करते हुए सोफिया ने थियो को उस लैब में ले जाने का वादा किया जहां उसकी बहन काम करती थी, और वापस आकर वह दूसरों को बचाने की कसम खाती है। अब कैथरीन नहीं चाहती थी कि उसकी बहन अपना वादा तोड़े, इसलिए उसने मोकरानी से जीवित बचे लोगों को बचाने में मदद करने के लिए पूछा। मोकरानी ने यह कहते हुए कि यह उनका कर्तव्य है, बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दिखाए। रवाना होने से पहले कैथरीन ने इस बारे में अनुमान लगाया कि एलियन शिप दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ था, ये संदेह करते हुए कि रेडियो तरंगों ने उनके कम्युनिकेशन में रुकावट डाल दी थी, जिस कारण शिप माउंटेन से टकरा गया। कैथरीन ने इस घटना को फेनोमेनन ब्लाइंडिंग कहा। हालांकि इस थियरी की अभी टेस्ट करने की आवश्यकता है, इसलिए कैथरीन ने मोकरानी के साथ जाने और एक रेडियो वेव डिसरप्टर साथ लाने के लिए कहा। सोफिया को मदद के साथ वापस लौटते देख इनेस खुशी के आंसू रोने लगी। आखिरकार उनके जीवित रहने की आशा जगी। मोकरानी ने अपने आदमियों को जीवित बचे लोगों को खाना और पानी देने का आदेश दिया और उन्हें 1 घंटे में लैब में वापस ले जाने की योजना बनाई। लेकिन उसी समय एक सैनिक पर प्राणी ने हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही वे भागे, सोफिया को गोली लग गई और वह जमीन पर गिर गई, लेकिन सौभाग्य से उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। जब तक मोकरानी और कैथरीन पहुंचे, सोफिया को मारने के लिए एक प्राणी तैयार था।
कैथरीन हड़बड़ी में अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़ी, लगभग खुद प्राणी द्वारा मारी जा रही थी। जैसे ही वह बैठी, उसे एहसास हुआ कि उसके ठीक सामने प्राणी खड़े हैं। हालांकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन उन प्राणी में से एक ने उसके कंधे में गोली मार दी थी। उस समय कैथरीन ने अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट प्राणियों पर करने के लिए जल्दी से अपना बैकपैक खोला और रेडियो वेव एमिटर को बाहर निकाला। प्राणियों के लगातार हमले का सामना करते हुए मोकरानी अब वापस लड़ने में कामयाब नहीं था। हताश होकर वह कैथरीन से आग्रह करता रहा और उसे अपना काम पूरा करने के लिए केवल 1 मिनट का समय दिया, नहीं तो वे सभी मरने वाले हैं। प्राणियों में से एक ने उस कमरे की खोज की जहां बचे हुए लोग छिपे हुए थे और बार बार दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया। अंदर डरकर जीवित बचे लोगों ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की और दूसरी तरफ मोकरानी की गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं, अब केवल एक गन बची थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वे सभी मारे जाएंगे। अब सारी आशा कैथरीन पर टिकी थी, लेकिन सही सिग्नल ढूंढना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जल्दी से किया जा सकता था। दबाव बढ़ने पर कैथरीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस समय प्राणी पहले ही सोफिया तक पहुंच चुके थे। उनमें से एक उसके सामने रुका, पीछे मुड़ा और अपने सिर से हथियार निकालकर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। तब सोफिया ने असहाय होकर अपनी बहन की ओर देखा। तभी प्राणियों को रेडियो तरंगों की आवाज सुनाई दी। कैथरीन का अनुमान सही था। कैथरीन ने मौके का फायदा उठाकर अपनी बहन के पास जाने का फैसला किया और दोनों खुशी के आंसू रोने लगीं। अंत में मोकरानी और अन्य लोगों ने जीवित बचे लोगों को सफलतापूर्वक लैब में पहुंचाया। ये पता चलने के बाद कि परजीवी ह्यूमन जीन्स को स्कैन कर रहे थे, बिल ने एमिली की तलाश की, इस उम्मीद में कि इन प्राणियों पर अपने शोध में सफलता हासिल करने में उसकी मदद मिलेगी। उन्हें याद आया कि एमिली ने एक बार उल्लेख किया था कि वह परजीवी प्राणी के मरने पर उनका दर्द महसूस कर सकती थी। इससे पता चला कि एमिली का इन परजीवी के साथ किसी प्रकार का संबंध हो सकता है, जिस कारण बिल चाहता था कि वह उन सभी को नष्ट करने का कोई रास्ता खोजने की उम्मीद में इन प्राणियों के बारे में वह सब कुछ बताए जो वह जानती थी। लेकिन एमिली ने इसका कड़ा विरोध किया और पूछा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप में और उन प्राणियों में क्या अलग है। तब एमिली और बिल के बीच तीखी बहस हो गई, लेकिन बिल को यह नहीं पता था कि साचा नाम का एक और लड़का था जिसकी एमिली जैसी ही क्षमता थी और वह भी परजीवी की आवाज सुन सकता था। पता चलता है साचा ने खुद को उन रोबोट जैसे दिखने वाले प्राणियों को बचाते हुए खुद को एक गोदाम में छिपा लिया था, जबकि नोहा एलियंस से लड़ने के लिए पीछे रह गया था, जिससे उसके बेटे साचा को भागने का समय मिल गया। लेकिन जब बचने के लिए नोहा आया तो साचा ने दरवाजा बंद कर दिया। अपने पिता होने के बावजूद भी उसने दरवाजा नहीं खोला। जल्द ही एक गोली चली और नोहा नीचे गिर पड़ा। ये सब साचा अपनी आंखों के सामने देख रहा था। जल्द प्राणी नोहा के पास गया और हथियार से उसके सिर पर गोली मार दी। अपने अंतिम क्षणों में नोहा बस भ्रमित होकर अपने बेटे की ओर देखता रह गया। साचा ने सोचा कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जोनाथन ने सब कुछ देख लिया है। बाद में साचा जोनाथन से मदद मांगते हुए बाहर भागा। उस समय जोनाथन को नहीं पता था कि वे बाप बेटे थे। उसने मान लिया था कि जो आदमी अभी मरा था वह उसका चाचा था, पर पता नहीं साचा को अपने पिता से इतनी नफरत क्यों थी। अब कहानी में कुछ समय पहले जोनाथन अपनी पत्नी सारा और बेटी एमिली को खोजने के लिए यूके निकला था। रास्ते में क्लोई नाम की एक महिला ने अचानक उसे कार के नीचे बुलाया, जिसने जोनाथन को चुप रहने के लिए कहा। ऊपर से एक तेज आवाज गूंज उठी, मानो कोई भयानक चीज कार की छत से टकरा रही हो। फिर उन्होंने एक परग्रही प्राणी को नीचे छलांग लगाते देखा। हालांकि वे एलियन का पूरा शरीर नहीं देख सके, लेकिन उसके 4 पैरों ने जोनाथन को डरा दिया था। उस औरत से जोनाथन को इन प्राणी के बारे में पता चला जो जीवित बचे लोगों को मार रहे थे। तब क्लोई की मदद के लिए थैंक्स कहते हुए जोनाथन ने उसके बेटे साचा को खोजने के लिए उसके साथ शहर वापस जाने का फैसला किया। सौभाग्य से कई दिनों पहले साचा को उसके चाचा ने बचा लिया था, लेकिन क्लोई के पिता इतने भाग्यशाली नहीं थे। रात में क्लोई का भाई नोहा अंदर आया और वे तुरंत बहस करने लगे। ये पता चला कि क्लोई अपने भाई से नफरत करती थी क्योंकि उसने शराब के नशे में उसके साथ जबरदस्ती की थी, और साचा वास्तव में उस भयानक कृत्य का परिणाम था। ये रहस्य क्लोई को उम्मीद थी कि हमेशा के लिए दफन रहेगा, लेकिन वह भयभीत हो गई जब साचा ने अगले कमरे से सब कुछ सुन लिया था। अब उसकी आंखें तुरंत गुस्से से भर गईं और अनगिनत विचारों ने उसका दिमाग खराब कर दिया। उस रात साचा चुपचाप नोहा के कमरे में घुस गया। उसने नींद में ही उसे मारने के इरादे से बिस्तर के पास पड़ा गन उठा लिया, लेकिन तभी नोहा का एक दोस्त उससे मिलने आया, जिस कारण उसका प्लान विफल रहा। लेकिन अगले दिन कुछ ही समय बाद उन पर प्राणियों ने हमला किया और साचा ने नोहा को मारने के लिए प्राणी का इस्तेमाल किया। तब साचा को सुरक्षित वापस लौटते देख क्लोई को राहत मिली, पर जब उसने नोहा के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोला और अपनी मां को बताया कि उसको बचाने की कोशिश करते समय प्राणियों ने उसे मार दिया। नोहा की मौत के बारे में सच्चाई जानने के बाद जोनाथन ने इसे छिपाए रखने का फैसला किया, क्योंकि वह अपने लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था।
इसके तुरंत बाद वे एक रेजिडेंशियल एरिया में पहुंचे। जब वे एक गोदाम के पास से गुजरे तो साचा को ऐसा लगा मानो कोई चीज उसे बुला रही हो। फिर उसने जमीन पर एक मरे हुए प्राणी को देखा। साचा को उसके अंदर से कुछ महसूस हो रहा था। हिम्मत जुटाकर वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय साचा को एक विजन आया और उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया। वह लड़की एमिली थी, जिसमें उसके जैसी ही अनोखी क्षमता थी। बाद में साचा को गलती से जोनाथन की फैमिली फोटो मिल गई और उसने लड़की को उसकी नज़र से पहचान लिया। जब उसने जोनाथन से इसके बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वह उसकी बेटी थी। हालांकि साचा उलझन में था, उसने अपनी मां को इसके बारे में न बताने का फैसला किया। इस बीच एक प्राणी एक गर्भवती महिला को पकड़ लेता है और उसके बच्चे को निकालने की कोशिश करते हुए उसे दूर तक घसीटता है। लंबे समय तक घसीटे जाने के कारण दर्द से महिला तड़पने लगी, जबकि दूर उसका घायल पति बेचैन होकर उसका नाम पुकार रहा था। उस आमदी ने प्राणी पर गोलियां चलाईं, लेकिन उसकी गोलियों से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय महिला को छोड़ने के बाद रोबोट जैसे प्राणी ने आदमी की ओर चलना शुरू कर दिया। उस समय सारा और हेलेन उपहार लेकर टॉम का जन्मदिन मनाने के लिए तैयार होकर एक सुपरमार्केट से बाहर निकली थीं। वे बहुत दूर नहीं गए थे कि तब उन्होंने महिला की चीख सुनी। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, प्राणी महिला के पति को मारने की तैयारी कर रहा था। अब उनके पास पहले महिला को बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तब उन्होंने महिला को वैन में बिठाने में मदद की। चूंकि एलियन के हमले के बाद सभी कारें बंद हो गई थीं, हेलेन को सारा से वैन को उनके पीछे धकेलने के लिए कहना पड़ा, जबकि उसने स्टीयरिंग पकड़ लिया और बचने के लिए ड्राइववे से नीचे फिसल गई। वैन अभी ज्यादा दूर तक नहीं फिसली थी कि उन्होंने देखा कि दो प्राणी उनके सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक प्राणी वैन के अगले हिस्से में घुस गया और वाहन को रुकने से पहले कई मीटर तक घसीटता हुआ चला गया। ये देखकर कि अब प्राणी हिल भी नहीं रहा है, हेलेन का दिल धीरे धीरे शांत हो गया और वह सांस लेने लगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गर्भवती महिला की पहले ही मौत हो चुकी थी। दो जिंदगियों की दुखद मौत देखकर अब सारा टूट गई थी। खून से लथपथ होकर वे सुरक्षित शेल्टर पर वापस आ गए थे। हेलेन ने बिल को देखते ही वह पूरी तरह से रोने लगी। हालांकि बिल को ठीक से पता नहीं था कि क्या हुआ था। उसने हेलेन को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा सब ठीक हो जाएगा। बाद में सारा ने टॉम के लिए एक जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया और वे एक केक भी लेकर आए। ये देखकर टॉम बहुत खुश हुआ। उसने एक ही बार में सभी मोमबत्तियां बुझा दी और एक अनोखा 18वां जन्मदिन मनाया। उसी समय साचा ने एलियंस के साथ अपने संबंध को समझने की कोशिश करते हुए जोनाथन के सोते समय चुपचाप उसकी फैमिली फोटो चुरा ली। एमिली को घूरते हुए साचा ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन वह अभी भी इसके पीछे का कारण नहीं समझ सका। अगले दिन जोनाथन ने देखा कि उसकी फैमिली फोटो गायब थी और उसे लड़के पर संदेह होने लगा। जल्द इससे दोनों के बीच एक बहस हो गई। कुछ देर बाद जोनाथन ने कहा कि साचा की वजह से ही नोहा मारा गया। ये सुनकर क्लोई भयभीत हो गई और इस पर विश्वास किया जाए या नहीं उसे समझ नहीं आ रहा था। जब साचा वहां नहीं था तो क्लोई चुपचाप उसके कमरे में घुस जाती है और उसे एक किताब में जोनाथन की फैमिली फोटो मिलती है। तब उसे एहसास होता है कि जोनाथन शायद सच कह रहा है। इस समय साचा का मन उथल पुथल में था और उस सच्चाई को छिपाने के लिए उसने जोनाथन को मारने का फैसला किया। जब जोनाथन ध्यान नहीं दे रहा था तो साचा ने पीछे से उस पर हमला किया। दूसरी तरफ इसी बीच एमिली को कुछ अजीब और डरावना सुनने को मिला। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली, एक प्राणी अचानक उसके सामने आ गया। खतरनाक जीव को देखकर एमिली की आंखें फैल गईं, लेकिन उसे तब आश्चर्य हुआ जब प्राणी ने उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वह धीरे धीरे उसके पास आया और ठीक उसके सामने रुक गया। फिर एक कुत्ते की तरह एमिली को खुश करने की कोशिश की और उसे अपने सिर को सहलाने का संकेत दिया। लेकिन जब घबराकर उसने उसे छू लिया तो अगले ही पल उसके दिमाग में साचा की एक तस्वीर दिखाई दी। लेकिन उसी वक्त एक बंदूक की गोली ने एमिली को डरा दिया। ये हेलेन ही थी जिसने एमिली की सुरक्षा के डर से तुरंत जवाबी कार्रवाई की, पर रोबोट जैसे प्राणी ने हेलेन के कंधे में गोली मार दी। अब प्राणी हेलेन के ऊपर खड़ा था, अंतिम झटका देने के लिए तैयार था। तभी एमिली उसके सिर से चिपक गई और उससे हेलेन को छोड़ देने की भीख मांगने लगी। और फिर एमिली ने हेलेन के मृत शरीर को देखा और हैरान हो गई। हेलेन को मारने के बाद प्राणी चला गया और एमिली इसे रोकने में नाकामयाब थी। जब बिल पहुंचा और उसने हेलेन को देखा, अपने जीवन के प्यार को खोने से बिल इतना टूट गया कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बिल पूरी रात हेलेन के पास रहा और अगले दिन उसने और ऐश ने उसे एक साथ दफनाया। हेलेन की मौत ने एमिली को सदमे में डुबो दिया। उसका मानना था कि यह उसकी गलती थी, ये सोचकर कि उसने किसी तरह प्राणी पर विश्वास किया था जो हेलेन की मृत्यु का कारण बना। इस बीच ऐश को चिंता होने लगी कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो वे सभी मर सकते हैं।
हालांकि ऐश एमिली को दोष नहीं देता है, लेकिन सारा अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बात सुनकर भड़क जाती है और ऐश को उनकी बेटी से दूर रहने की चेतावनी देती है। जोनाथन को घायल करने के बाद साचा बिना अपनी मां से कहे गायब हो गया। क्लोई ने जोनाथन से अपने बेटे को ढूंढने में मदद करने के लिए कहा और सवाल किया कि क्या उसने सच में साचा ने नोहा को मरते हुए देखा था। जोनाथन ने तब हाँ के रूप में अपना सिर हिलाया। ये सुनकर क्लोई निराश हो गई और उसने जोनाथन को सच्चाई बताई। साचा उसकी और उसके भाई की संतान थी। क्लोई ने बताया कि हर बार जब वह साचा की आंखों में देखती थी तो उसे अपने भाई का चेहरा दिखाई देता था। यही कारण है कि वह हमेशा साचा से दूर रहने की कोशिश करती थी, उससे बचने की कोशिश करती थी। लेकिन अब जब वह सचमुच चला गया तो उसे एहसास हुआ कि वह उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। सच्चाई सुनने के बाद जोनाथन अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसी विचित्र चीज भी मौजूद हो सकती है। दूसरी तरफ उन्हें ये नहीं पता था कि उस समय भूखे रहते हुए उसे एक कबाड़खाना मिल गया और उसने खुशी खुशी रोटी खाई और सोडा पीकर अपना गुजारा किया। एक झपकी लेने के लिए तैयार होने के बाद एक प्राणी अचानक उसके सामने आ गया। पता नहीं साचा और एमिली दोनों एक ही समय में प्राणी क्यों मिले और वे उनसे दुलारने के लिए क्यों कह रहे थे। एक बार फिर विजन के अंदर एमिली ने धीरे से अपनी आंखें खोली। इस बार वे एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देख सकते थे और उनका संबंध बेहद घनिष्ठ था, लगभग प्रेमियों जैसा। जैसे ही एमिली दिखाई देती है ये दर्शाता है कि वह पहले से ही गर्भवती थी। साचा एमिली के गर्भ में पल रहे बच्चे को छूने की कोशिश करता है। तभी ये देखकर एमिली चौंक कर जाग गई। साचा भी अचंभित रह गया, लेकिन वे एक दूसरे को नहीं जानते थे और एमिली ब्रिटेन में थी जबकि साचा फ्रांस में। पर हमें ये समझ आता है कि भविष्य में किसी समय उनका एक बच्चा होगा। इस बीच जोनाथन और क्लोई साचा की तलाश में शहर पहुंच गए थे। उन्हें हर जगह इंसानों की लाशें मिली, लेकिन इससे पहले कि वे दूर जाते उन्हें एक प्राणी ने देख लिया। प्राणी किसी भी जीवित इंसान का शिकार करने के लिए शहर में छिपा हुआ था। जोनाथन और क्लोई को देखकर उसने तुरंत उनका पीछा किया। जोनाथन ने तुरंत प्राणी पर बार बार गोलियां चलाईं। घबराहट में वह लगभग लड़खड़ा भी गया। अब बस उनके पास छिपने के लिए कोल्ड स्टोरेज रूम में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय हड़बड़ी में उनका हथियार भी गिर गया। कमरा सड़े हुए सुअर के मांस की दुर्गंध से भरा हुआ था, जिससे वहां पर ठहरना लगभग असंभव था। इससे पहले कि वे अपनी सांस भी ले पाते, उन्होंने दरवाजे के ठीक बाहर आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि प्राणी ने उन्हें ढूंढ लिया है, क्योंकि प्राणी ने दरवाजे के हैंडल को खड़खड़ाना शुरू कर दिया। जोनाथन और क्लोई उन्हें रोकने के लिए दौड़े और दरवाजे के हैंडल को विपरीत दिशा में जितना जोर से खींच सकते थे खींच लिया। लेकिन अगर चीजें इसी तरह जारी रहीं तो देर सबेर दरवाजा टूट जाएगा और हथियारों के बिना वे उनसे नहीं लड़ सकते। आखिरी सेकंड में बाहर से गोलियों की आवाज आई। पता चला ये साचा ही था जिसने गिरा हुआ हथियार उठाया था और पीछे से प्राणी पर गोली चलाई थी। अजीब बात है कि प्राणी ने उसे कुछ नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसे एक दोस्त के रूप में मानते हैं। तब माँ और बेटे ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। साचा उनसे माफी मांगता रहा, दोषी महसूस करते हुए कि उसकी जिद ने उसकी माँ को खतरे में डाल दिया था। जब क्लोई ने पूछा कि उसने अपने चाचा को क्यों मारा, तो साचा ने स्वीकार किया कि उसने उनकी बातचीत सुनी थी और नहीं चाहता था कि उसके चाचा उसे फिर से चोट पहुंचाएं। ये सुनकर क्लो ने अपना सिर हिलाया और राहत की सांस ली। चूंकि अतीत की गलतियां दूर नहीं की जा सकती थीं, वे केवल आगे बढ़ सकते थे और नई शुरुआत कर सकते थे। अब साचा का एक और प्लान था। उसने एमिली को ढूंढने और हर चीज के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए जोनाथन का यूके तक पीछा करने का फैसला किया। इस बीच एमिली जैसे ही प्राणी के सिर को सहलाती है, एमिली को भी वही विजन आता है जो कुछ देर पहले साचा को आया था। ये देख वह तब भयभीत हो गई जब उसे पता चला कि वह गर्भवती थी और वह लड़का उसके लिए अजनबी था। सच्चाई का पता लगाने के लिए एमिली ने एलियन शिप तक पीछा करने का फैसला किया। तब करीम ने उसके विचार का कड़ा विरोध किया। वह नहीं चाहता था कि एमिली इतना खतरनाक जोखिम उठाए, लेकिन एमिली ने कहा कि यदि वह नहीं गई तो और अधिक लोग मर जाएंगे और उसे ऐसा महसूस हो रहा है ये रोबोट जैसे प्राणी उसकी मदद मांग रहे हो। वे जीवित रहना चाहते थे। करीम को यह समझना मुश्किल था कि क्या वह उनके साथ सहानुभूति दिखाते हुए अपना दिमाग खो बैठी है जो इंसानों का कत्लेआम कर रहे थे। लेकिन करीम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी प्रेमिका एमिली जल्द ही किसी दूसरे आदमी के बच्चे को जन्म देगी। करीम एमिली से प्यार करता है। उसकी रक्षा करने के लिए करीम उसे अपने साथ ले जाने की विनती करता है। अपनी मां सारा की चिंता से बचने के लिए एमिली ने सारा के सोते समय एक नोट छोड़ा। जब सारा उठी और उसने नोट देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी एक एलियन शिप को खोजने के लिए निकली थी। जल्द ही सारा ने बंदूक पकड़ी, टॉम को अपने साथ लिया और एमिली का पता लगाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें बाहर गोलियों की आवाज सुनाई दी।
दूर से उन्होंने सारा को अपनी बंदूक छोड़ने का आदेश दिया। उनके साजो सामान से ये स्पष्ट था कि वे भारी हथियारों से लैस सैनिक थे। इस बीच एमिली और करीम एक प्राणी का पीछा करते हुए सड़क पर पहुंच गए थे, जो उन्हें एलियन शिप का रास्ता दिखा रहा था। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, उन्हें पानी पर तैरती एक सबमरीन जैसी कोई चीज दिखाई दी, जिसके एक सिरे पर एक ब्लैक होल था। बहुत सोचने के बाद एमिली ने नीचे जाकर जांच करने का फैसला किया। एमिली के पास अकेले जाने पर और करीम को पीछे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही एमिली सबमरीन के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई, उसे एक लंबी सीढ़ी आगे की तरफ जाती हुई दिखाई दी। तब एमिली ने साहस जुटाते आवाज का पीछा किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक रास्ता मिला जो बाहर से गोल था लेकिन बीच में चौकोर था। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज वहीं से आ रही हो। जैसे ही एमिली ऊपर चढ़ी, वह ये जानकर भयभीत हो गई कि अस्पताल से गायब हुए दर्जनों बच्चे वहां मौजूद थे। यहाँ सब कुछ रहस्यमय था और इसे समझने का एकमात्र तरीका गहराई में उतरते रहना था। जल्द ही एमिली को एक लंबा कंट्रोल पैनल मिला, जिसके दोनों छोर पर सीढ़ियां थीं। एमिली ने सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण किया और एक बार जब उसे यकीन हो गया कि तत्काल कोई खतरा नहीं है, तो वह प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसने आखिरकार एलियन का असली रूप देखा और सदमे में हौंकने लगी और जोर जोर से सांस लेने लगी। और इसके साथ ही वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स का पहला सीजन खत्म होता है। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।